अस्सलाम वालेकुम। इमेजिंग एक्सपर्ट पाकिस्तान की एक और एपिसोड के साथ मैं हूं सईद मुदब्बिर ज़ैदी। बेसिक लाइफ सपोर्ट बीएलएस या एडवांस लाइफ सपोर्ट या इस तरह की कोई भी कोर्सेज क्यों ज़रूरी होते हैं एज़ अ एम्प्लॉयी या एज़ अ एम्प्लॉयर पेशेंट सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए। इन सब चीज़ों पे हमारे साथ डिस्कस करने के लिए मौजूद है नाहिदा। अस्सलाम वालेकुम नाहिदा, आपको खुशामदीद है। वालेकुम अस्सलाम मुदब्बिर कैसे हो? तो शुक्र। नाहिदा अपने बारे में कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे अपने सुनने वालों को? जी, जी, ज़रूर। थैंक यू मुदब्बिर। पहली बात तो ये कि हम आपके मशहूर हैं कि आपने इतना आई मीन मैं यानी इनवाइट किया ताकि हम अपनी जो एक्सपीरियंसेस हैं वो यहाँ पर शेयर कर सकें उन लोगों के साथ जहाँ पर रिमोट एरियाज़ हैं हमारे पाकिस्तान के, तो वहाँ तक हमारे मैसेजेस जा सकें जहाँ पर यानी उनको लाइक बेसिक हम थोड़ी-सी टिप्स हम दे सकें उनको। तो इन टर्म्स ऑफ लाइक मेडिकल सर्विसेज़। तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। अपने बारे में कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे? हाँ जी, ज़रूर। जैसे कि आपको पता है मेरा नाम नाहिदा है और मैं रिमोट एरिया से ही ताल्लुक़ रखती हूँ, हुज़ा गिलगित बल्तिस्तान से। तो अब ये है कि मैंने ट्रेनिंग ली आखन हॉस्पिटल से फॉर नर्सिंग 2002 के अंदर मैंने ग्रेजुएट किया एंड देन उसके बाद मैंने ऑलमोस्ट लाइक 12 साल मैंने वहाँ पर काम किया। रेडियोलॉजी के अंदर मैंने 8 साल काम किया है, जिसमें मेरा बहुत अच्छा लाइक वास्ट एक्सपीरियंस रहा है रेडियोलॉजी, रेडियोग्राफर्स एंड रेडियोलॉजिस्ट के साथ। एंड ड्यूरिंग मेरा टेन्योर हम लोगों का बेसिक जो फोकस होता था कि हम हमारे साथ जितने भी जैसे रेडियोग्राफर्स हैं उनको बेसिक टीचिंग लर्निंग चीजें हम प्रोवाइड कर सकें उनको एज पर देयर नीड यू नो। तो फिर उसके बाद मैं दुबई आई। दुबई अब 2015 के बाद अब तक मैं दुबई अल-ज़हरा हॉस्पिटल में हूँ एज अ रेडियोलॉजी नर्स। माशाल्लाह से। नाहिदा, हम चलते हैं अपने प्रोग्राम के टॉपिक की तरफ। सबसे पहले तो बताएँगी कि ये जो एडवांस लाइफ सपोर्ट या बीएलएस या एएलएस जो कोर्सेज़ होते हैं, ये क्या होते हैं और क्यों ज़रूरी होते हैं? ओके। सो बीएलएस अगर हम बोलें तो बीएलएस का मतलब होता है बेसिक लाइफ सपोर्ट। ठीक है। तो बेसिक लाइफ सपोर्ट का मतलब ये है कि आप एक हॉस्पिटल में रहते हुए एक बेसिक स्टेप्स के साथ एक पेशेंट को आप कैसे लाइक रिवाइव कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ लाइक अगर पेशेंट अक्यूटली इल है लाइक यू नो उसकी तबीयत खराब हो गई है अचानक से, तो उस टाइम पे आपको कैसे उसको रिवाइव करना है, वो चीज़ हमें बताती है बीएलएस, जो कि बेसिक लाइफ सपोर्ट कहलाती है, जिसके अंदर काफ़ी सारे स्टेप्स होते हैं, जो कि आई एम श्योर कि अभी रिमोट एरियाज़ के अंदर भी ये ट्रेनिंग शुरू हुई है। तो अनटिल अनलेस उस पर्सनेल या उस हेल्थ केयर जो वर्कर है, उसके पास जब तक ट्रेनिंग या हैंड्स ऑन प्रैक्टिस नहीं होगा, वो नहीं कर सकेंगे। लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ मौजूद हैं आपको थियोरेटिकली थोड़े से टिप्स देने के लिए। बिल्कुल। ठीक है। मैं पूछना चाहूँगा कि आप बताना पसंद करेंगी कि क्या स्टेप्स होते हैं बीएलएस के या एएलएस के? एबीसीडी अप्रोच या कोई और जो अप्रोच डिफरेंट ऑब्वियसली काउंसिल्स हैं और उनके डिफरेंट अप्रोचेस होते हैं। तो आप डिस्कस करना चाहेंगी कि क्या अप्रोचेस होती हैं कि पेशेंट कोई अगर क्रिटिकली कंडीशन में आ जाता है, तो उसको कैसे रिवाइव किया जाता है? क्या-क्या स्टेप्स लिए जाते हैं? ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने मुदब्बिर। डेफ़िनेटली जैसे मैंने कहा कि बीएलएस के लिए एक हैंड्स ऑन प्रैक्टिस की ज़रूरत है। लेकिन उससे पहले क्या-क्या चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए लाइक एज़ अ नॉर्मल पर्सन, वो चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर। जैसे आप किसी एक्यूटली इल पेशेंट है लाइक फ़ौरन से किसी बंदे की अचानक से तबीयत ख़राब हो गई है आपके इर्द-गिर्द या आपके हॉस्पिटल सेटअप के अंदर, तो उस वक़्त हम लोग चलते हैं लाइक ए, बी, सी, डी एंड ई। जो कि एक स्टेप वाइज एक असेसमेंट है एक मरीज का। तो उसमें ये है कि ए स्टैंड्स फॉर जैसे हम लोग बोलते हैं कि एयरवे। ठीक है जी, हम लोग पहले ऊपर से शुरू करेंगे एयरवे एंड देन फिर हम ब्रीदिंग पे आएंगे एंड देन सर्कुलेशन, देन डी का मतलब है डिसेबिलिटी, देन ई फॉर एक्सपोजर। तो अब जो ए बी सी डी ई जो है वो इन डिटेल हम लोग डिस्कस कर सकते हैं अगर बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल डिस्कस कीजिए। ठीक है।
सो ए का मतलब है कि जैसे एयरवे, तो एयरवे का मतलब ये है कि सबसे पहले अगर पेशेंट के पास आप जाते हो तो सबसे पहले तो हम कॉन्शियस लेवल चेक करते हैं, ठीक है जी, उनको टैप करके या उनको हिला कर के मिस्टर एक्स या उनका नाम अगर आपको पता है तो वो लेके आप उनको जगाएंगे। अगर वो नहीं जाग रहे हैं देन उसके बाद आप जाते हैं एयरवे के ऊपर, क्योंकि हमारा आई मीन पेशेंट अगर बेहोश हुआ भी है तो वो हो सकता है कि उसकी एयरवे ब्लॉक की वजह से हो, कोई ब्लॉकेज ऑफ एयरवे, इधर पार्शियल ब्लॉक हुआ हो या कंप्लीट ब्लॉक हुआ हो जिसकी वजह से वो गया हो। तो आप जाएंगे आप एयरवे असेसमेंट के लिए। एयरवे असेसमेंट में ये कि आप देखेंगे कि आप उनके मुंह मुंह में कोई ऐसी चीज तो नहीं कि कोई खाते हुए उसने चॉक किया हो या कोई टंग फॉल हुआ हो बैक साइड पे, कोई तो जिसकी विजिबल वजह चीज। से ये ब्लॉकेज हो सकती है जी। तो सबसे पहले उन चीजों को रिमूव करेंगे, बिकॉज अगर एक पेशेंट है जैसे फॉर एग्जांपल उसका एयरवे ब्लॉक हुआ है और हम लोग कोई और चीज ट्रीट करेंगे पहले तो एयरवे ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज होगी, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि एबीसीडी के साथ चलना है। तो एयरवे हम लोग पहले क्लियर करेंगे। क्लियर के अंदर ये है कि उनकी ब्रीदिंग हम देखेंगे, लाइक आई मीन ब्रीदिंग के अंदर ये कि फील करेंगे कि ब्रीथ इन एंड आउट हो रहा है कि नहीं, लाइक फेस के ऊपर हाथ रख के। एंड आपको अगर ब्रीदिंग फील हो रही है तो फिर ये है कि हो सकता है कि कोई ब्लॉकेज है, तो हम लोग उसको असिस्टेंस के लिए हेड टर्न चिन लिफ्ट करते हैं, जैसे सर ऊपर करके उनको ब्रीदिंग के लिए आप उसको हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंडली कुछ डिवाइसेस भी होते हैं जिसके अंदर हम लोग बोलते हैं ओरोफेरिंजियल या नेजोफेरिंजियल, जो ट्यूब्स होती हैं जो हम डेफिनेटली जो प्रैक्टिस में होते हैं वही लोग इस चीज को ऑब्वियसली। अटेम्प्ट कर सकते हैं। देन अब एयरवे को आपने रिटेन किया, देखा आपने पेशेंट एयरवे लाइक ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट कर रहा है, देन आप जाएंगे ब्रीदिंग की तरफ। ब्रीदिंग में आप ये चेक करेंगे कि इधर पेशेंट का ब्रेथ रेट कितना है, रेस्पिरेटरी रेट यानी सांस लेने का जो है वो कितना फ्रीक्वेंट है, ऑलमोस्ट लाइक 10 to 12 होना चाहिए। अगर वो कम है तो वो खतरे की निशानी है, और अगर वो ज्यादा है लाइक जल्दी जल्दी सांसें ले रहा है वो भी खतरे की निशानी है, ठीक है। तो ये सारी चीजों को देखना है क्योंकि आई मीन इसके अंदर पेशेंट किसी भी टाइम पर कोलैप्स हो सकता है अगर इस तरह की चीजें हैं तो, ठीक है। तो ब्रीदिंग के अंदर आपने ये देखा। सेकेंडली आपने देखा कि वो जनरली कहीं ऐसा तो नहीं ब्लू हो रहा है पेशेंट, ठीक है जी। एंड उसका ब्लू। ऑक्सीजन सिचुएशन हमने चेक किया। ब्लू होता है अगर फॉर एग्जांपल पेशेंट, तो उसमें क्या हम करते हैं, उसको फौरन से ऑक्सीजन। फॉरन से ऑक्सीजन एंड अगेन आप एयरवे की तरफ वापस जा सकते हैं उस टाइम पे, क्योंकि एवरी टाइम कहीं पर भी आपको अगर लाइक डिफिकल्टी फील हो रहा है तो यू हैव टू गो बैक टू स्टेप 1, कि कि कोई कहीं इसकी ऐसा तो एयरवे नहीं कि वो ऑब्स्ट्रक्ट तो एयरवे नहीं है। आपने प्रॉपर एग्जैक्टली तो वो एयरवे को वापस से असेस करेंगे एंड देन उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे एंड देन अगेन रीअसेस। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि एवरी स्टेप, जैसे मैंने कहा ना कि ए बी सी डी एंड ई, तो एवरी स्टेप में अगर आपको प्रीवियस वाले स्टेप में कोई प्रॉब्लम लगता है तो आप यू हैव टू गो बैक अगेन टुवर्ड्स ए, फिर आप असेस करेंगे एंड देन यू विल गो फॉरवर्ड अगेन, ठीक है जी। तो ब्रीदिंग में आपने मालूम किया सारी चीजें एंड लाइक एक और चीज होती है कि फॉर एग्जाम्पल आपको पेशेंट रोड पे मिला है एंड ब्रीदिंग के अंदर ये है कि वो लाइक एक साइड से वो ब्रीथ का आपको फील हो रहा है, चेस्ट मूव होता हुआ, दूसरी साइड से नहीं हो रहा है, तो उसके डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं कि इधर कोई ट्रॉमा की वजह से पेशेंट को शायद हो सकता है नीमोथोरेक्स हुआ हो या हीमोथोरेक्स हुआ हो। तो उस सिचुएशन में डेफिनेटली इट्स नॉट अप टू यू, तो उस टाइम पे हम लोग एडवांस की तरफ मूव करते हैं टुवर्ड्स हॉस्पिटल या कहीं पर भी टर्शरी केयर की तरफ जो कि रिमोट एरियाज में होते हैं। एक और चीज है कि ब्रीदिंग के अंदर हमें जैसे फॉर एग्जांपल रेडियोलॉजी के अंदर पेशेंट्स हम लोग को कॉमनली बहुत ज्यादा मिलते हैं विद कॉन्ट्रास्ट, जो कि लाइक एजमेटिक पेशेंट्स होते हैं, उनकी हिस्ट्री होती है एजमा की। तो अब हम हॉस्पिटल की तरफ जा रहे हैं इन केस अगर वो ऑलरेडी एजमेटिक है एंड आफ्टर कॉन्ट्रास्ट वो लाइक ब्रोंकोस्पाज्म में चला गया है, तो उस दौरान में फिर आपके डिफरेंट स्टेप्स होंगे, ठीक है। उस टाइम पे आपको अगर
पेशेंट ब्लू हो रहा है, आपको पता है कि वो ब्लू हो रहा है, तो फिर उस टाइम पे आपको ऑक्सीजन देना है एंड आपको एडवांस केयर की तरफ जाना है। एज आई सेड कि लाइक जब भी हम शुरुआत करें, कोई भी इल पेशेंट को आप हैंडल कर रहे हैं, तो उस वक्त नेवर थिंक कि आप अकेले हैं, ठीक है। सो ऑलवेज गेट एन हेल्प फ्रॉम अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल, ताकि वो आपके साथ साथ रहे और आपको जिस चीज की जरूरत है वो आपको फराहम कर सके उस टाइम पर। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की नाहिदा आपने। मैं इसमें बस ये भी ऐड करना चाहूँगा कि आप ऑब्वियसली जो कोई ऐसे इल पेशेंट होते हैं, उसके साथ आपको थोड़ी-सी ब्रीफ उनकी हिस्ट्री भी पता हो तो ज़्यादा बेहतर होता है कि आप जो पेशेंट करने जा रहे हैं, कि उसको अगर खुदा ना हम्म, खास्ता कुछ होता है ऑन टेबल या आपके एनवायरनमेंट में, तो आपको प्रीवियस उसका बैकग्राउंड पता हो। जैसे अभी आपने बताया कोई एस्थमेटिक पेशेंट है, अगर उसको कोई अस्थमा का अटैक होता हम्म, है डिपार्टमेंट में, चाहे आपने उसको कॉन्ट्रास्ट दिया हो या नहीं दिया हो, तो यू शुड नो जब आप किसी एडवांस को कॉल कर रहे हैं, तो आप उनको ये बता सकें कि पेशेंट की ये कंडीशन है और एग्जैक्टली। पेशेंट बिल्कुल, कंटिन्यू कीजिए, सॉरी। सो हम लोग थे सर्कुलेशन के ऊपर अभी, बिल्कुल, बिल्कुल। आफ्टर ब्रीदिंग। सो ब्रीदिंग के बाद सर्कुलेशन का एक वाइटल रोल आता है। अगेन इसके अंदर भी आपका ऑक्सीजन का लेन देन है, ठीक है जी। तो कहीं ना कहीं वो ऑल दीज स्टेप्स आर लिंक टुगेदर, यू नो, ABCDE। तो सर्कुलेशन में हमने क्या किया कि पहले तो एयर हमने मालूम किया कि ऑक्सीजन लंग्स के अंदर है, ऑक्सीजन आपके लाइक एयरवे क्लियर है, आपके लंग्स के अंदर आ गई है। लेकिन अब जो थर्ड स्टेप है सर्कुलेशन, उसके अंदर हम लोगों को जो मेनली मालूम करना पड़ता है कि आया वो ऑक्सीजन आपके वाइटल ऑर्गन्स की तरफ जा भी रही है कि नहीं, ठीक है जी। तो उस टाइम पे हम लोग को पेशेंट के सारे वाइटल्स लाइक लुक, लिसन एंड फील, हम लोग को सारे वाइटल्स चेक करने हैं। लुक फॉर वाइटल साइंस। अब हम लोग को क्या चेक करना होगा सर्कुलेशन के अंदर? ब्लड प्रेशर और उनका कार्डियक आउटपुट। और कार्डियक आउटपुट कैसे मालूम होगा? जैसे यूरिन आउटपुट अगर उसका प्रॉपर है या नहीं है, ठीक है जी। एंड सर्कुलेशन के अंदर एक और चीज आती है कि हीमोग्लोबिन, और सेकेंडली कोई ब्लड लॉस तो नहीं हो रहा है, वो सारी चीजें हम लोगों को मालूम करनी पड़ती है। आप ब्लड अपना पल्स प्रेशर और ब्लड प्रेशर चेक करें। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप उसका कैपिलरी रिफिल आप लोग ने सुना होगा, गुड। जिसमें हम लोग चेक करते हैं प्रेस करके नेल बेड के ऊपर और इधर स्टर्नम के ऊपर, उसको बोलते हैं सेंट्रल रिफिल या पेरिफेरल रिफिल बोलते हैं। तो वो चीज जो है वो देर तक अगर वहां पे लाइक, रीफिलिंग का मतलब ये होता है कि नाखून को आपने दबाया एंड देन आपने जैसे ही छोड़ा, अगर वो एरिया वापस रीफिल होता है क्विकली, इट मीन्स लाइक ही इज ओके। बट अगर उसमें ये कि इंक्रीज टाइम ले रहा है वो एक मोर देन कैपिलरी 2 रिफिल के लिए, सेकंड्स। तो यस, बिल्कुल। सो दैट कुड बी एन अलार्मिंग साइन। अब डी में आता है डिसेबिलिटी, ठीक है जी। तो डिसेबिलिटी का मतलब होता है कि लाइक हम पहले कॉन्शियसनेस हम लोग चेक करेंगे पेशेंट का। सेकेंडली प्यूपल्स चेक करेंगे आई के ऊपर, अगर वो प्यूपल्स जो है वो बाइलेटरल इक्वल है, रिएक्टिव अगर लाइट डाल के देख रहे हैं तो वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, ठीक है जी। जो कि एक एक्सपर्ट ही कर सकता है, एक लेमैन नहीं कर सकता है, ठीक है जी। उसका रिएक्टिविटी या पिन पॉइंट है, पिन पॉइंट्स हैं, तो फिर हो सकता है कि कोई पेशेंट ऐसा है जिसको लाइक हेवी डोज ऑफ सेडेशन या एनेस्थीसिया मिला हो, ठीक है। तो उस वे में हम लोग फिर लाइक एडवांस केयर की तरफ जाते हैं कि कोई एंटीडोट ऑफ दोज ओपियोइड्स वो देकर हम उनको रिवर्ट कर सकते हैं। तो अगेन हर स्टेप के अंदर आपका सिर्फ असेसमेंट है, बट एडवांस जो है वो एक्सपर्टीज के ऊपर जाता है। एनेस्थीसियोलॉजिस्ट या आपके जो भी है कार्डियोलॉजिस्ट या आपके रेडियोलॉजिस्ट जो भी हैं, वो लोग सजेस्ट करेंगे आपको मेडिसिन। यानी हम ये भी चेक कर सकते हैं कि उस डायबिटिक तो नहीं है। डायबिटिक तो नहीं है, वेरी गुड पॉइंट मुदब्बिर, थैंक यू। डायबिटीज के लिए कि उसका रैंडम ब्लड शुगर लेवल्स चेक करेंगे। सेकेंडली कंप्लीट GCS लेवल, लाइक वो अलर्ट है, AVPU बोलते हैं जिसको, अलर्ट। अगर वो वर्बली अगर जाग रहा है, उसको आवाज देने पे जाग रहा है, वो आपको असेस करना है। अगर नहीं जाग रहा है तो पेन देने पे जाग रहा है, वो चेक करना है। या कंप्लीटली कोई रिस्पॉन्स नहीं है, तो वो यू कहलाते हैं, अनरिस्पॉन्सिवनेस। तो ये जो है डिसेबिलिटी के अंदर हम लोग ये बेसिकली चेक करते हैं, GCS, योर ब्लड शुगर लेवल्स एंड प्यूपल्स।
एंड देन नेक्स्ट स्टेप आएंगे हम लोग एक्सपोजर के ऊपर. सो एक्सपोजर इज बेसिकली लाइक वाइंडिंग अप ऑफ थिंग्स, यू नो. जब आपका सब चीजें हो गए चेक, एंड देन इन द एंड हम लोग पेशेंट को एक स्कैन करते हैं फ्रॉम हेड टू टो फॉर द स्किन. कोई इंजरी तो नहीं हुआ है जिसमें से ब्लीड हो रहा है, या कोई बर्न के निशान तो नहीं है. तो ये सारी जो स्किन डिसेबिलिटीज है और टेम्परेचर वगैरह, वो सारी चीजें चेक करेंगे. एंड देन इन द एंड वी कैन फिगर आउट कि क्या प्रॉब्लम है. अगर हम लोग को कोई फाइंड आउट नहीं हो रहा है, अगेन यू विल गो बैक टू स्टेप 1 लाइक ए. दोबारा रीअसेसमेंट करेंगे एवरी टाइम. जी. ओके, अगर मैं बोलूँ कि इन शॉर्ट आप ये बताएंगे कि ए में क्या करना है, बी में क्या करना है, सी में क्या करना है. फॉर एग्जांपल एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो, ब्रीथिंग कोई नॉर्मल ना हो, सो उसको अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहेंगे एक्शंस को. और So, एक तरह से मैं ये सम अप कर देती हूँ बिल्कुल फिर सम अप से कीजिए. हमारे व्यूअर्स के लिए. लाइक फॉर एग्जांपल हमने बात की थी, ए स्टैंड्स फॉर एयरवे. ठीक है. एयरवे अगर ब्लॉक है तो सबसे पहले आपने माउथ चेक करना है. कोई चीज नहीं है तो आपने एयरवे डाल देनी है ताकि वो पेशेंट को हेल्प हो सके कि एयरवे मेंटेन रखने के लिए. सेकेंडली, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट का मैंने आपको बताया था. उन पेशेंट्स के लिए जो ट्रॉमा वाले ना हो, और अगर कोई पेशेंट ऐसा है जो ट्रॉमा के साथ आया है और आपको नहीं पता उसका सर्वाइकल स्पाइन की कंडीशन, तो उस वक्त जो थ्रस्ट बोलते हैं, जो कि एक स्पेशल पर्सनल हेल्थ केयर वर्कर ही दे सकता है जिनके पास सर्टिफिकेशन होती है. नाउ कम टू ब्रीदिंग. ब्रीदिंग के अंदर ये कि जैसे मैंने बताया था कि पेशेंट हमारे जैसे रेडियोलॉजी के अंदर हम लोग उनको असेसमेंट, प्री असेसमेंट सबसे पहले करेंगे. अगर वो पेशेंट एस्मेटिक है या व्हाटएवर, सो वी हैव टू टेक लाइक यू नो, पहले एहतियाती तदाबीर आपने अपनाने हैं कि उनके लिए क्या क्या चीजें आपने रेडी रखने हैं. एंड ऑल द टाइम क्रश कार्ड विल बी लाइक यू नो रेडीली अवेलेबल. तो ब्रीदिंग के अंदर ये है कि पेशेंट लाइक बहुत फास्ट ब्रीथ कर रहा है, बहुत फास्ट सांसें ले रहा है, या सांसें बिल्कुल कम हो रही है उसकी, या कम होके ज्यादा हो रही है, या ज्यादा होके कम हो रही है. तो उस वे में आपको उनका वाइटल साइन चेक करके उनको ऑक्सीजन सप्लाई कर देनी है सबसे पहले. अगर वो एयरवे मेंटेन कर रहा है, ब्रीदिंग में सिर्फ प्रॉब्लम है, तो ऑक्सीजन दे सकते हैं. अगर पेशेंट को लाइक ब्रोंकोस्पाज्म या किसी वजह से गया है, तो उस टाइम पे हम कंसीडर कर सकते हैं तो उनको नेबुलाइजेशन दे सकें ताकि वो उनको हेल्प आउट कर सके ब्रीथिंग के अंदर. ठीक है जी. थर्ड हम लोग डिसेबिलिटी की तरफ, सर्कुलेशन की तरफ आते हैं. सर्कुलेशन में ये है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड एरिया है ये वाला, क्योंकि इसमें ये कि कार्डियक इन्वॉल्व है, जिसमें बोलते हैं कि जैसे दिल का इन्वॉल्वमेंट है. तो अगर पेशेंट के ब्लड प्रेशर ड्रॉप होते हैं, हार्ट रेट ड्रॉप होता है, ब्लड प्रेशर ड्रॉप होने की वजह से डेफिनेटली हार्ट रेट ड्रॉप होगा. ठीक है जी, दोनों का आपस में रिलेशन है. तो उस वे में हम लोग कोड ब्लू अनाउंस करते हैं पेशेंट्स के लिए. अगेन एक और एक्सपर्टीज की हेल्प आएगी आपके पास, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हाउ टू चेक ब्लड प्रेशर, और वो ब्लड प्रेशर हार्ट रेट कितना होना चाहिए, आई मीन कितना नीचे जा रहा है, वो सारी फ्लक्चुएशंस आपको पता होनी चाहिए जस्ट टू आइडेंटिफाई द कोज. ठीक है. क्योंकि आपने ऑलवेज आपने असेस करना है, उसको फॉरवर्ड करना है, किसी को इन्फॉर्म करना है, एंड देन वो पेशेंट जा सकता है एडवांस केयर की तरफ. तो ये स्टेप बाय स्टेप आपको रखने हैं. ठीक है जी. तो उसमें ये कि बीएलएस आ जाएगा. बीएलएस में अगेन वो एक अलग टॉपिक है, वो डिटेल टॉपिक है. ऑब्वियसली बीएलएस एंड प्रैक्टिकल देन उसमें इन्वॉल्व है एसीएलएस. कि आपने सीपीआर और आपका जो डिफिब्रिलेटर, लेकिन वो हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन ऑब्वियसली या या एंड देन हम आते हैं डी की तरफ, जहाँ पे आता है डिसेबिलिटी. सो डिसेबिलिटी के अंदर ये है कि अगर जैसे मैंने पहले ही बताया था कि पेशेंट अगर लाइक पोस्ट एनेस्थीसिया वो जाग नहीं रहा है, उनके जो प्यूपल्स जो हैं वो बिल्कुल पिन पॉइंट हो चुके हैं, तो उस टाइम पे हमें एक क्लिक होता है कि हाँ हो सकता है कि ओवरडोज ऑफ एनेस्थीसिया हो. तो उस टाइम पे डेफिनेटली एनेस्थीसियोलॉजिस्ट उनको इन्फॉर्म करना होगा कि इनको कोई रिवर्सल दे दें, कोई इंजेक्शन फॉर्म में, ताकि वो जाग सके. ठीक है जी. अभी हम वो डिटेल नहीं बताएंगे कि कौन सी दवाइयाँ देनी है और वो सारी चीजें. ठीक है, वो हमारा डोमेन नहीं है. सेकेंडली हम लोग जीसीएस
जैसे बताया था कि हम लोग GCS को असेस करने के बाद थर्ड चीज जो आती है वो ग्लूकोज चेक है। ग्लूकोज चेक के अंदर अगर वो हाइपोग्लाइसेमिक है, शुगर लेवल्स बिल्कुल लो आ रहे हैं, तो आप उनको नॉर्मली पेशेंट्स के पास हमारा आईवी होता है सीटी स्कैन के अंदर या एमआरआई के अंदर कहीं पर भी, तो हम लोग आईवी डेक्सट्रोज हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं आफ्टर आस्किंग, यानी डॉक्टर से पूछने के बाद। ठीक है जी। अगर वो पेशेंट जाग रहा है और सिर्फ ग्लूकोज की कमी है, तो हम उनको ओरल कोई जूस वगैरह, कोई चॉकलेट वगैरह उस टाइम पे दे सकते हैं, जस्ट टू रिवाइव, कि वो फौरी तौर पे उसका असर कर सके। ई स्टैंड्स फॉर एक्सपोजर, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि एक्सपोजर जो है वो एंड ऑफ द असेसमेंट है, जिसके अंदर हम पेशेंट को कंप्लीट स्कैन करते हैं फ्रॉम हेड टू टो फॉर स्किन, टेम्परेचर, कोई ब्लीड तो नहीं हो रहा इंजरी की वजह से, तो अगर ऐसा है तो उनको आई मीन आप ब्लीड रोकने के लिए कोई बैंडेजिंग या सूचर्स की जरूरत है, तो अगेन आपको एक्सपर्टीज की जरूरत होगी। तो ये सारी चीजें हैं जो बेसिक हमें असेस करना आना चाहिए एक नॉर्मल पर्सन के उसमें। हम अभी हाई फाई बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन असेसमेंट लाइक ABCD, हाउ बिल्कुल, टू असेस, और सिंपल अप्रोच। बिल्कुल। ऑब्वियसली आप जब भी कोई खुदा ना खास्ता ऐसी सिचुएशन में हो तो आपने सेफ टू अप्रोच भी देखना है, आप कॉल फॉर हेल्प भी करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जैक्टली। कि खुद की असेसमेंट से पहले आपने सबसे पहले हेल्प को बुला लेना है कि आप किसी भी स्टेप में हो, चाहे A, B, C, D आप बुलाते हैं। लास्ट में बस मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा आपसे कि एज़ अ और एज़ अ एम्प्लॉयर फॉर एग्ज़ाम्पल आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं या आप कोई फॉर एग्ज़ाम्पल प्लेस ऑन करते हैं, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इस हवाले से कि लोगों को ट्रेनिंग करवाएँ या ट्रेनिंग दें, बेसिक लाइफ सपोर्ट या एडवांस लाइफ सपोर्ट के लिए और वो क्यों ज़रूरी होती है? बहुत ही आई मीन जबरदस्त क्वेश्चन है मुदब्बिर, थैंक यू। लाइक मैं ये आई मीन हम लोग का ये मानना है कि अगर आप एक हॉस्पिटल सेटअप के अंदर हैं, आप काम करें, इधर यू आर अ रेडियोग्राफर, आप कोई इवन हेल्थ केयर असिस्टेंट हैं, आप नर्स हैं, आप डॉक्टर्स हैं, इवन इफ यू आर एन HOD, ठीक है जी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, यू शुड नो कि बेसिक लाइफ सपोर्ट होती क्या है। और हमारे आई मीन जितने भी हमने प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर हमने देखा है कि वहां पर ट्रेनिंग्स होती हैं एवरी 2 इयर्स के अंदर, तो हर 2 साल के अंदर उनका BLS का रिन्यूअल होता है, जस्ट टू चेक के वेदर यू आर स्टिल यू आर अवेयर ऑफ दो स्टेप्स और नॉट। तो जो कि आई मीन मैं समझती हूँ कि ये एक बेसिक टीचिंग लर्निंग होनी चाहिए एक हर बंदे के लिए जो एक हॉस्पिटल के अंदर काम करता है। इससे आपके आने वाले इवन पेशेंट, आपके स्टाफ भी ऑब्वियसली वो सेफ रहते हैं कि ऐसे कोई वर्ड्स एग्जैक्टली। गवर्नमेंट बिल्कुल, कुछ कहना चाह रहे थे आप? या और बेसिक लाइफ सपोर्ट में ये है कि आप एक पेशेंट है जो कि कोलैप्स हुआ है आपके सामने और उनके आसपास कोई नहीं है, और अगर आपको सर्टिफिकेशन है, आप जानते हैं उस चीज को, तो आप उसकी लाइक बर वक्त आप उसकी यानी मदद कर क्या सकते हैं, बोलते सेफ हैं, रख ट्रीटमेंट मदद करके एग्जैक्टली उनको एक क्वालिटी लाइफ दे सकते हैं। एक ऐसा बंदा जो कोलैप्स हुआ है, हेल्पलेस है, लेकिन आप उधर हैं बीइंग अ BLS सर्टिफाइड पर्सन, तो आप उनको एज अ क्वालिटी लाइफ दे सकते हैं आफ्टरवर्ड्स। जैसे एक बेसिक लाइफ सपोर्ट के बाद ही पेशेंट एंटर होता है एडवांस लाइफ सपोर्ट में। अगर आपका बेसिक लाइफ सपोर्ट बहुत अच्छे से आपने उसकी केयर की है, डेफिनेटली अगेन सर्टिफिकेशन के बाद ही वो आती है आपके पास, तो वो वो बंदा आई मीन ही वुड बी अ ब्लेस्ड वन कि आपने उसकी लाइफ सपोर्ट आई मीन सेव की है। आखिर में नाहिदा कुछ एक नसीहत और एक गिला, आप इस फील्ड में हैं, रेडियोलॉजी से भी वाबस्ता रही हैं, रेडियोलॉजी नर्स के तौर पे अभी भी रेडियोलॉजी से वाबस्ता है। हमारा प्लेटफ़ॉर्म गोखे तो रेडियोग्राफर्स और रेडिएशन थेरेपी टेक्नोलॉजीज़ के हवाले से है, लेकिन आप इस फील्ड से मुंसलिक रही हैं। कोई एक नसीहत जो आप करना चाहती हैं अपने कोलीग्स को, सीनियर्स को, जूनियर्स को, चाहे नर्सेज़ में हो, चाहे रेडियोग्राफर्स में हो और या रेडियोलॉजिस्ट में भी हो इवन, और कोई गिला जो आपको है किसी हवाले से? हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो बोलूँगी मुझे कोई गिला नहीं है। आई मीन गिला होना भी नहीं चाहिए वैसे, क्योंकि बीइंग अ रेडियोलॉजी नर्स वाकई बहुत ही डिफरेंट एरिया है। लाइक यानी कंपेयर करें आप अगर किसी वार्ड नर्स से या OPD नर्सेस से,
हमारा काम बिल्कुल डिफरेंट होता है। एंड हमारे पास हर हर एक 30 मिनट्स 15 मिनट्स के बाद हम एक नए पेशेंट को एनकाउंटर करते हैं, और एनकाउंटर करने के बाद अगेन हम लोग जो है ना वो आपको जो चैलेंजेस हैं आपकी, आई मीन एक पेशेंट को लेके हमने वो शिफ्ट कंप्लीट नहीं करना है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? जैसे बिल्कुल, ओपीडी या इन पेशेंट्स के अंदर होता है कि आपको पता है वो पेशेंट कौन सा आने वाला है, लेकिन हमारे पास तो एज अ सरप्राइज ही आते हैं सारे पेशेंट्स। सो हम लोग को एक्स्ट्रा विजिलेंट रहना पड़ता है उनको असेस करने के लिए, लाइक सिंस द टाइम पेशेंट आपके पास आया एंड वो कैसे सेफली वापस घर जाता है, तो वो सारी चीजों का हम लोग को बहुत ख्याल रखना पड़ता है। और उसी दौरान में कुछ भी लाइक अप्स एंड डाउन हो सकते हैं। अगर पेशेंट आया है सीटी स्कैन के लिए और उसको कॉन्ट्रास्ट देना है, उसके साथ बहुत सारे कोमोर्बिड्स हैं, तो अभी अगेन असेस किया आपने, वहीं रुक जाए, गो बैक टू योर डॉक्टर, गेट अ एडवाइस, गो बैक टू योर पेशेंट। तो ये सारी चीजें जो है ना वो मुझे बहुत चैलेंजिंग और लाइक आई लव टू डू सच काइंड ऑफ थिंग्स। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तक बहुत अच्छा चल रहा है और आगे भी चलेगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया नाहिदा, आपसे आपसे आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मैं इस एपिसोड को यहाँ पे सम अप करूँगा कि आपने स ट्रेनिंग करनी है बीएलएस की, एएलएस की, आपने कुछ भी प्रैक्टिकल करने से पहले। सिर्फ़ हमने यहाँ पे असेसमेंट को डिस्कस किया है कि क्यों ज़रूरी है और क्या-क्या चीज़ें होती हैं। आपने सीपीआर है, आपका जो डिफिब्रिलेशन का इस्तेमाल है, वो आपने जब तक आपका प्रैक्टिकल ना हो, तो आप उसको ना अंजाम दें। और प्लस ये है कि एज़ अ एम्प्लॉयी आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जिस एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, उस एनवायरनमेंट में हर आने वाला और खुद भी सेफ रहें। और एज़ अ एम्प्लॉयर ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वहाँ पे जो भी आपके एम्प्लॉइज़ हैं और जो पेशेंट आ रहे हैं आपके डिपार्टमेंट में, वो सेफ रहें। तो इसलिए ये जो हमारा कल्चर सेफ्टी का है, वो बहुत ज़रूरी है। इमेजिंग एक्सपर्ट पाकिस्तान की इस एपिसोड को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। अगली एपिसोड में हम दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।